हेलो एवरीवन। सो अभी तक हमने प्राइस इलास्टिसिटी के दो फार्मूले देख लिए, सिंपल फार्मूला मेथड और पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड, राइट। हमने सिंपल फार्मूला मेथड के अंदर कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए, राइट, न्यूमेरिकल्स। पॉइंट इलास्टिसिटी के ऐसे भी आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह कुछ आता नहीं है ज़्यादातर, और जो क्वेश्चन आ सकता है वो जो फार्मूला हमने देखा ग्राफिकल, मतलब कोई ग्राफ अगर दे दिया आपको और उस कर्व के ऊपर अगर आपको बोला है कि पॉइंट इलास्टिसिटी आप कैलकुलेट करो, तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी हमने देखा है, राइट। सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आर्क इलास्टिसिटी। ओके, आर्क इलास्टिसिटी हमने इसको सी ये दिया था। सबसे पहला ए हमने देखा सिंपल फार्मूला मेथड, बी पॉइंट इलास्टिसिटी, और सी जो है हमारा दैट इज आर्क इलास्टिसिटी। जैसे पॉइंट इलास्टिसिटी के अंदर हमने देखा था कि इस टाइप से अगर आपका ग्राफ होगा और इस पॉइंट पे आपको अगर इलास्टिसिटी पता करनी है तो आप पॉइंट इलास्टिसिटी निकालते थे। लेकिन आर्क इलास्टिसिटी के अंदर ऐसा होता है कि एक सर्टन सेगमेंट होता है ग्राफ का। ओके, इस सर्टन सेगमेंट के अगर आपको इलास्टिसिटी कैलकुलेट करनी है, कितनी आ रही है इसमें, ये पूरे पोर्शन की, ये पूरे सेगमेंट की अगर इलास्टिसिटी देखनी है तो दिस इज कॉल्ड आर्क इलास्टिसिटी। सो इलास्टिसिटी ऑफ द सेगमेंट अगर देखने आपको, सेगमेंट इलास्टिसिटी ऑफ द सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व, तब आप देखोगे आर्क इलास्टिसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल ऐसा एक बॉक्स बना के वहां पे लिखो इलास्टिसिटी एट अ पॉइंट, इलास्टिसिटी एट अ स्पेसिफिक पॉइंट। इसके लिए चाहिए आपको पॉइंट इलास्टिसिटी। ठीक है, और सेगमेंट अगर होगा सेगमेंट तो आर्क इलास्टिसिटी। ठीक है, आर्क इलास्टिसिटी। तब होगा आर्क इलास्टिसिटी। तो यही एक छोटा सा डिफरेंस है इसके अंदर कि कोई भी ग्राफ पे ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपको, आपको ऐसा ग्राफ दे देंगे और ग्राफ पे बोलेंगे, समझ लो, मान लो ये देखो ऐसा ग्राफ है, ये यहाँ पे पॉइंट ई है, यहाँ पे पॉइंट एफ है। आपको ये भी पूछ सकते हैं कि इलास्टिसिटी एट पॉइंट ई कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग डैश डैश मेथड। आपको बोलना है पॉइंट इलास्टिसिटी। आपको पूछ सकते हैं इलास्टिसिटी एट पॉइंट एफ कैन बी कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू डैश डैश मेथड। आपको बोलना है पॉइंट इलास्टिसिटी। लेकिन अगर आपको पूछा कि इलास्टिसिटी बिटवीन ई एंड एफ फॉर द सेगमेंट, फॉर द डिमांड, फॉर द पार्ट ऑफ द डिमांड कर्व, फॉर द मूवमेंट ऑफ डिमांड, ऐसा कुछ भी वर्ड आ सकता है, फॉर द मूवमेंट ऑफ डिमांड बिटवीन ई एंड एफ डैश डैश मेथड कैन बी यूज्ड, आप बोलोगे आर्क इलास्टिसिटी। तो सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व होगा तो आर्क इलास्टिसिटी, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे होगा तो पॉइंट इलास्टिसिटी। आ रहा है ध्यान में? चलो, इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है। ठीक है, फॉर्मूला बहुत आसान है इसका। मैंने आपको जब समरी बना के दी थी तब भी बोला था कि ये फॉर्मूला इसका लगभग, मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, लॉजिक जो है वो सेम ही है। किसका? सिंपल फॉर्मूला मेथड का और आर्क इलास्टिसिटी का लॉजिक सेम ही है। क्या डिफरेंस है? सिर्फ डिफरेंस है कि यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू आता है एवरेज प्राइस का, ओरिजिनल और न्यू प्राइस के एवरेज का पॉइंट ऑफ व्यू है। मतलब उधर परसेंटेज कैलकुलेट करते टाइम पे हम क्या लेते थे? ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल डिमांड। यहाँ पे लेंगे एवरेज। 2 मिनट के लिए समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, उसके बाद में लिख के लेंगे। 2 मिनट के लिए सिर्फ यहाँ पे ध्यान दो। ठीक है, अभी लिखना मत 2 मिनट के लिए।
वहां पे हम क्या फॉर्मूला देखते थे बच्चों, परसेंटेज चेंज इन डिमांड, ठीक है, अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। फॉर्मूला इधर भी सेम ही, ठीक है, फॉर्मूला सेम ही है, सिंपल फॉर्मूला मेथड। यहां पे बोलेंगे आर्क इलास्टिसिटी, यहां पे क्या आएगा, चेंज इन डिमांड अपॉन ओरिजिनल डिमांड, होल डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस, ठीक है। आसानी से समझ आने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे मैं राउंड बनाता हूँ, ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, ये मैं अलग इंक में लिखता हूँ, ये तो तुरंत ध्यान में आ जाएगा कि इसके अंदर चेंज हुआ है। यहाँ पे है ओरिजिनल डिमांड, यहाँ था ओरिजिनल प्राइस, ठीक है। आर्क इलास्टिसिटी के अंदर यही फॉर्मूला बन जाता है, चेंज इन डिमांड अपॉन ओरिजिनल प्राइस, सॉरी ओरिजिनल डिमांड प्लस न्यू डिमांड डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस प्लस न्यू प्राइस डिवाइडेड बाय 2। मुझे बोलो ये चीज क्या है, मुझे बताओ यहां से क्या मिलेगा आपको, ओरिजिनल डिमांड प्लस न्यू डिमांड बाय 2 मतलब एवरेज ऑफ ओरिजिनल एंड न्यू डिमांड, और यहां से क्या मिलेगा आपको, ओरिजिनल प्राइस प्लस न्यू प्राइस बाय 2 मतलब यहाँ पे मिलेगा एवरेज प्राइस, राइट, एवरेज ऑफ ओरिजिनल एंड न्यू प्राइस। तो यहाँ पे लॉजिक ये है, दोनों भी जगह आपको एवरेज लेना है, फॉर्मूला वही है ना, परसेंटेज, ऊपर अगर देखो परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, सिंपल फॉर्मूला मेथड को हमने लिखा था विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल डिमांड एंड ओरिजिनल प्राइस, यहाँ पे हमने लिखा था विद रिस्पेक्ट टू एवरेज डिमांड एंड एवरेज प्राइस। याद आ रहा है आपको, ऊपर जो चार्ट बनाया देखो एक बार, राइट, मिल गया। तो देखो यहाँ पे उतना डिफरेंस है। अब यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं अपन, यही फॉर्मूला को अगर मुझे डेवलप करना है तो क्या क्या कर सकते हैं अपन, देखो पहले देख लो क्या कर सकते हैं, ये जो दो है हम हटा सकते हैं दोनों जगह से, बराबर, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ चेंज इन डिमांड अपॉन इतना बचेगा, सिर्फ ओरिजिनल डिमांड प्लस न्यू डिमांड, और यहाँ पे बचेगा चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस प्लस न्यू प्राइस, ठीक है। ये कंपैरिजन हो गया ना यहाँ तक, ये ध्यान में आ गया आपको कि दोनों जगह फॉर्मूला सेम है लेकिन क्या चेंज हो रहा है, सिंपल फॉर्मूला मेथड में विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल डिमांड एंड ओरिजिनल प्राइस था, यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू एवरेज डिमांड एंड एवरेज प्राइस है, बराबर। चलो अब ये फॉर्मूला डेवलप करते हैं अपन, लिखो लिखो आर्क इलास्टिसिटी का फॉर्मूला, लिखो परसेंटेज चेंज इन डिमांड
परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू, अब परसेंटेज चेंज इन डिमांड कैसे निकालेंगे? चेंज इन डिमांड अपॉन ओरिजिनल डिमांड, एक मिनट, चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डिमांड प्लस न्यू डिमांड बाय 2, एवरेज निकालना है ना इसके लिए, होल डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस प्लस न्यू प्राइस डिवाइडेड बाय 2, करेक्ट। इसी को ही क्या लिख सकते हैं हम? इसको दो को हटा देंगे क्योंकि दोनों के डिवीजन में दो है ना, चेंज इन डिमांड अपॉन ओरिजिनल डिमांड प्लस न्यू डिमांड, इसके भी डिवीजन में दो है, और चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस प्लस न्यू प्राइस, इसके भी डिवीजन में दो है, तो दोनों जगह से 2 हटा देंगे तो बचेगा चेंज इन डिमांड अपॉन ओरिजिनल डिमांड प्लस न्यू डिमांड, राइट, होल डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस प्लस न्यू प्राइस, ठीक है, ओरिजिनल प्राइस प्लस न्यू प्राइस। चलो इतना हो गया लिखना, आगे फॉर्मूला लिखना है अपने को, चेंज इन क्यू, चेंज इन पी, उस टाइप से इसी को लेके जाना है। देखो अभी चेंज इन डिमांड कैसे निकालेंगे आप? चेंज इन क्यू डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डिमांड प्लस न्यू डिमांड, ओरिजिनल डिमांड को बोलेंगे Q1, न्यू डिमांड को बोलते हैं Q2, ठीक है, ओरिजिनल डिमांड को बोलेंगे Q1 प्लस न्यू डिमांड को बोलेंगे Q2, होल डिवाइडेड बाय चेंज इन P अपॉन P1 प्लस P2। क्या बनेगा आगे इसका? मुझे बोलो चेंज इन डिमांड कैसे निकालेंगे? चेंज इन Q, अच्छा एक काम करो यहाँ पे ना, एक सेकेंड, यहाँ पे Q2 प्लस Q1 लिखो, थोड़ा सा सिमेट्री दिखेगी, आगे भी आपको पता चलेगा ये क्यों बोल रहा हूँ मैं, P2 प्लस P1। चेंज इन क्यू कैसे निकालेंगे बच्चों? चेंज इन क्यू निकालेंगे Q2 माइनस Q1 अपॉन, डिवीजन में सेम है, Q2 प्लस Q1 होल डिवाइडेड बाय चेंज इन P कैसे निकालेंगे? P2 माइनस P1 अपॉन P2 प्लस P1, ये याद रखने को आसान जाएगा, ऊपर 1 2 होता, नीचे 2 1 होता, फिर वो प्रॉब्लम हो जाता। इज इक्वल टू, अभी वापस वो काम करेंगे, यहाँ पे जो डिवीजन में उसको मल्टीप्लीकेशन में लेके जाएंगे, तो आगे देखो क्या हो रहा है, Q2 माइनस Q1 अपॉन P2 माइनस, सॉरी Q2 प्लस Q1 है नीचे, प्लस Q2 प्लस Q1 मल्टीप्लाइड बाय, अब मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है? ये जो पार्ट है ये अभी डिवीजन में, इसको मल्टीप्लीकेशन में लेके जाएंगे तो ये जो डिनोमिनेटर ये बन जाएगा न्यूमरेटर, और ये जो न्यूमरेटर ये बन जाएगा डिनोमिनेटर, ठीक है, तो ये बनेगा P2 प्लस P1 अपॉन P2 माइनस P1, P2 माइनस P1, ठीक है। एक तो इसको इस तरीके से लिखो, या फिर इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि Q2 माइनस Q1 अपॉन P2 माइनस P1 इंटू
P2 प्लस P1 अपॉन Q2 प्लस Q1, जो आपको ठीक लगे वो। ये वाला जो सिनेरियो ये और ये, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ हमने थोड़े से टर्म्स हमने शिफ्ट किया है सिर्फ, राइट, बाकी कुछ नहीं किया। फॉर्मूला सेम रहेगा, आंसर भी वही आएगा आपको। तो वॉट एवर फॉर्मूला यू लाइक यू कैन कीप इट, ठीक है। जनरली ये वाला रखते हैं, ये वाला नॉर्मली यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक साथ डिमांड का आएगा फिर पूरा, क्योंकि डिमांड के आंकड़े होंगे ना आपके पास, तो ये फटाफट यूज कर पाओगे। यहाँ पे ऊपर माइनस करना है, नीचे प्लस करना है। यहाँ पे प्राइस के आंकड़े हैं सारे, ऊपर प्लस करो, नीचे माइनस करो, दोनों में से कुछ भी यूज करो, ठीक है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2 प्लस Q1। ये थोड़ा याद रखने को भी आसान है ना, मल्टीप्लाइड बाय, ऊपर उल्टा है, P2 प्लस P1 अपॉन P2 माइनस P1। यहाँ पे एक बड़ा सा नोट बोल के लिखो, नोट एकदम बड़े लेटर में लिखो, तुरंत ऑब्जर्व होना चाहिए, इग्नोर माइनस साइन, इग्नोर माइनस साइन, ठीक है। इग्नोर माइनस, माइनस है, इग्नोर माइनस साइन, तो माइनस साइन नहीं आएगा। Q2 माइनस Q1 या P2 माइनस P1 कहीं पे भी अगर निगेटिव आ रहा है आंसर, तो यू विल नॉट राइट द माइनस साइन, आप सीधा सीधा पॉजिटिव लिखोगे। स्टार मार्क कर लो नीचे, कुछ चीजें लिखना है अपने को, उसमें से पॉइंट नंबर 1, आर्क इलास्टिसिटी is used to find elasticity between लिखो मेरे साथ, between two prices, मैं जैसे लिख रहा हूँ वैसे लिखना है, two prices or 2 points or a portion on demand curve or a segment of demand curve, ठीक है। तो कुछ भी आ सकता है, बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन डिमांड कर्व, बिटवीन टू प्राइस पॉइंट्स, बिटवीन ऑन अ फॉर अ पोर्शन ऑन डिमांड कर्व, फॉर अ सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व, कुछ भी आ सकता है। आपको समझना ये है कि एक एरिया है बड़ा, मतलब 2 पॉइंट के बीच की इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने की, इतना पता चलेगा तो आर्क इलास्टिसिटी। अगर सिंगल पॉइंट पे कैलकुलेट करना है तो पॉइंट इलास्टिसिटी। और दूसरा आपको लिखना है, सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज when price and quantity changes, when price and quantity changes are discrete and large, ठीक है, मतलब काफी बड़े चेंजेस अगर है तो वहां पे आर्क इलास्टिसिटी यूज होगा, ठीक है। when price and quantity changes are discrete and large, we use arc elasticity to calculate इलास्टिसिटी, आर्क इलास्टिसिटी मेथड कैलकुलेट होगी। न्यूमेरिकल्स तो हम वही ले सकते हैं सारे, ठीक है, जो हमने सिंपल फॉर्मूला मेथड में यूज किए थे वही न्यूमेरिकल्स ले सकते हैं।
तो पहला जो होमवर्क है आपका वो ये है, होमवर्क 1। सॉल्व न्यूमेरिकल्स ऑफ सिंपल फॉर्मूला मेथड उस वीडियो के लास्ट में हमने कुछ दिए थे ना क्वेश्चंस, और उसका आंसर वाला भी वीडियो अपलोड हो चुका है। ओके, वो भी देख लो अगर नहीं देखा होगा तो वो जो न्यूमेरिकल्स है, सॉल्व न्यूमेरिकल्स ऑफ सिंपल फॉर्मूला मेथड बाय, अभी आर्क इलास्टिसिटी से कैलकुलेट करो, ठीक है, बाय आर्क इलास्टिसिटी मेथड। लेकिन कौन से लोग आप सिर्फ सेट 1 वाले, सिर्फ सेट 1, सेट 2 नहीं कर सकते। सेट 2 में परसेंटेज दिया है डायरेक्टली, परसेंटेज चेंज डायरेक्टली दिया है, तब तो सेम ही रहेगा ना, तब तो मतलब ही नहीं है। ये जो कॉमन फॉर्मूला है ना, सुनो, ये जो कॉमन फॉर्मूला है वो सेम ही है ना, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपन परसेंटेज चेंज इन प्राइस वो सेम ही है। फर्क कहाँ पे आ रहा है, परसेंटेज कैलकुलेट करते टाइम पे सिंपल फॉर्मूला मेथड में आप सिर्फ ओरिजिनल डिमांड ओरिजिनल प्राइस कंसीडर कर रहे थे, यहाँ पे एवरेज कंसीडर कर रहे हैं। सो द डिफरेंस इज इन दैट फॉर्मूला कि आपको न्यूमरेटर में सिर्फ Q लेना है या Q2 प्लस Q1 लेना है, न्यूमरेटर में सिर्फ P लेना है या P2 प्लस P1, वहां पे डिफरेंस है। इसके लिए वहां का सेट 2 का मतलब सेट 2 के जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे सॉल्व करके कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसके आंसर सेम ही आएंगे। क्योंकि अल्टीमेटली अगर सिर्फ परसेंटेज अगर आपको दे रही है डायरेक्टली निकाल के, तब तो फॉर्मूला वही बन रहा है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो इसके लिए कैलकुलेटर से यहाँ पे सेट 1 करो, और सेट 2 जो है वो कैलकुलेट नहीं करना है आपको, ठीक है। डू नॉट कैलकुलेट फॉर सेट 2, ठीक है, आ रहा है क्या ध्यान? ठीक है, तो यहाँ पे वो क्वेश्चन एक बार पेस्ट करता हूँ फिर से। ठीक है, लगे तो ये चेंज इन प्राइस चेंज इन डिमांड आपने रहने भी दिया तो चल जाएगा, लेकिन फॉर्मूला लिखते टाइम पे पूरा लिखो, ठीक है। फॉर्मूला लिखते टाइम पे एटलीस्ट पहले एक दो क्वेश्चंस पूरे लिख के करो, उसके बाद में डायरेक्टली चेंज इन प्राइस एंड चेंज इन डिमांड भी लिखा तो चल जाएगा। इसके बाद में चाहिए तो आप एक काम और कर सकते हैं, इसको मैं और थोड़ा छोटा करता हूँ। आसानी के लिए एक काम और कर सकते हैं आप, ध्यान दो। इसके बाजू में आप दो कॉलम और बना सकते हो आप, Q2 प्लस Q1 और P2 प्लस P1, ताकि आपको और भी इजी जाएगा। फिर ये चेंज इन प्राइस के ऊपर लिख लो। अच्छा, ये पहले प्राइस का है ना, पहले प्राइस का लिखो, ये फिर क्या कंफ्यूजन हो जाता है बाद में। इस पे लिखो P2 प्लस P1, यहाँ लिखो Q2 प्लस Q1, और इसके ऊपर लिखना चेंज इन प्राइस के ऊपर P2 माइनस P1, और यहाँ लिखो Q2 माइनस Q1, ठीक है, आ गया धन।
इस तरीके से करो। पहले एक दो क्वेश्चन लेकिन प्रॉपरली करो सॉल्व, पूरा सब कुछ लिख के, उसके बाद में फिर शॉर्टकट मेथड से भी किया तो चलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो आंसर एमसीक्यू ही देना है अपने को। लेकिन नोट्स के हिसाब से एटलीस्ट एक या दो क्वेश्चन तो भी हमारे अच्छे से सॉल्व किए हुए रहने चाहिए, राइट। यहाँ पे भी माइनस साइन इग्नोर करना है। यहाँ पे भी आपका जो भी इलास्टिसिटी का आंसर आएगा उसका न्यूमेरिकल का जो इंटरप्रिटेशन होगा वो वैसे की वैसे होगा। वन अगर है तो यूनिट इलास्टिसिटी, जीरो है तो परफेक्टली इलास्टिक, वो इंटरप्रिटेशन सेम रहेगा, बराबर। चलो फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगले वीडियो में अपन देखेंगे टोटल आउटले मेथड। ओके, चलो मिलेंगे, बाय बाय।